हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। वहां पर हम दो टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब डिस्कस किए हैं। एक है हमारा जो जो भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी इंसेंटिव, जो भी स्कीम्स चल रहा है, उस सब के बारे में डिस्कस किए हैं। और दूसरी बात, इंडियन इकोनॉमिक्स का, ये इकोनॉमी का टाइप्स डिस्कशन किए हैं। जितना भी टाइप्स है वो सब डिस्कशन किए हैं। ठीक है। और आज और दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इसके साथ फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक कवर हो जाएगा। ये दो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो इकोनॉमिक्स का आइडिया लग जाएगा, और काफी सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। और भी डिटेल में इकोनॉमिक्स को जानने के लिए एक नया इकोनॉमिक्स का सीरीज हम लोग लाएंगे कुछ ही दिन में। अभी ये फंडामेंटल वीडियोस है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो इसका पार्ट 2 में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे की इकोनॉमिक इंडिकेटर से। ठीक है जी, चलिए। एक इंडिकेटर क्या होता है? जैसे मान लो मोटरसाइकिल में भी इंडिकेटर होता है। राइट वाला इंडिकेटर जलेगा तो हम समझ जाएंगे आदमी दाएं तरफ जाएगा। लेफ्ट वाला इंडिकेटर जलेगा तो हम समझ जाएंगे आदमी लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो इंडिकेटर हम लोग को आइडिया देता है। जैसे मोटरसाइकिल का इंडिकेटर देता है उसका डायरेक्शन का आइडिया, ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या किसका इंडिकेशन देता है? कोई देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो किस रेट में हो रहा है। अगर उसका इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है कंट्री का, ये सब के बारे में इंडिकेशन देगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। अ, हम्म तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर स्टैटिस्टिक्स दैट इंडिकेट द परफॉर्मेंस और प्रेडिक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एक मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम में स्टैटिस्टिक्स का हिसाब से वो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो रहेगा वो हम लोग को बता देगा कि उस देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, आगे इकोनॉमी में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाला है, ये प्रेडिक्ट भी कर लेंगे हम इकोनॉमिक इंडिकेटर से। सबसे पहला इंडिकेटर, बहुत बड़ा इंडिकेटर, इंपोर्टेंट इंडिकेटर, जीडीपी, जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लागू किया था फ्रांस ने। ठीक है। सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था ये। जीडीपी का अगर देखेंगे, ये क्या है? टोटल मॉनिटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर इन फाइनेंशियल ईयर। पहले बात तो फाइनेंशियल ईयर क्या है? जैसे हमारा हमारा नॉर्मल ईयर कब से शुरू होता है? जनवरी के, कहाँ एंड होता है? दिसंबर। एग्रीकल्चर ईयर मई से शुरू होता है, अप्रैल में खत्म होता है। ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में खासकर बैंक वगैरह में जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग का मुंह में सुने होंगे मार्च चल रहा है, बहुत प्रेशर चल रहा है, ऐसा। मतलब मार्च में उन लोग को सारा कुछ हिसाब निपटाना होता है, क्योंकि मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। ठीक है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 12 महीना में, कोई कंट्री के अंदर जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसका मार्केट वैल्यू अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा उस देश का जीडीपी। कोई एक देश, कोई एक फाइनेंशियल ईयर, उस देश में जो भी गुड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ होगा, वो सब गुड्स और सर्विस का जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगा, सम टोटल कर देंगे तो वही है जीडीपी। देखो क्या बोल रहा है। इट इज ए प्राइमरी मेजर ऑफ द साइज एंड हेल्थ ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री का उस कोई कंट्री का इकोनॉमी का साइज क्या है, उसका इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है, अच्छा है नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब हमको बता देगा कौन? जीडीपी। क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेजर ऑफ साइज एंड हेल्थ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आंसर हो जाएगा जीडीपी। हाई जीडीपी अगर है तो मतलब हम लोग बहुत ज्यादा, घरेलू उत्पाद हमारा बहुत ज्यादा है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा गुड और सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एक देश के लिए बहुत अच्छी बात होता है। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सपांशन को दर्शाता है और इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड का दर्शाता है। ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपांशन बहुत अच्छी चीज होता है, मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे हैं और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। गरीबी देश में थोड़ा कम होते जा रहा है। ठीक है। और
जैसे तुम लोग देखोगे फॉरेन कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कितना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी उनका इकोनॉमी मतलब एक्सपांड हो चुका है। ठीक है, उनका जीडीपी बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, इंडिया हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज ग्लोबली, एमिंग टू बिकम ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। एक स्टैनले का एक रिपोर्ट आया था। वहां पर उस रिपोर्ट ने बताया कि 2023 में जो भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो था 3.5 ट्रिलियन डॉलर। उन लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि 2026 में ये हो जाएगा 4.7 ट्रिलियन डॉलर, यानी 1.2 बढ़ जाएगा। और उन लोगों ने ये भी प्रेडिक्ट कर चुका है कि 2028 में ये और एक बढ़ जाएगा, यानी 4.7 से 5.7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जर्मनी को पीछे छोड़ के इंडिया हमारा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो समझ पा रहे हो कितना तेजी से हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसा चुनौतियां अभी भी अभी भी क्या, मतलब बहुत ज्यादा हमारा इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है हमारा इंडिया का। ठीक है। तो और ये जल्दी जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना चाहता है। तो स्टैनली कमीशन का रिपोर्ट अगर देखेंगे तो वो बोल रहा था 23 में 3.5 था, और 26 में 4.7 हो जाएगा। तो यानी हम लोग समझ सकते हैं 4 से तो ज्यादा ही है अभी फिलहाल हमारा इकोनॉमी, अगर अभी आज की डेट में देखेंगे तो 4 से तो ज्यादा ही है। और ये उम्मीद किया जा रहा है 2028 तक ये 5.7 हो जाएगा, और जर्मनी को पीछे छोड़ के हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ऐसे अगर मैं पिछली वीडियो पार्ट 1 में मैं बोला था कि ये हमारा इंडिया का पोजीशन अभी फिलहाल जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अगर परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से देखेंगे तो थर्ड पोजीशन में है। बहुत इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब हम देखेंगे इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। खूब सुनते होंगे ये टर्म। क्या होते हैं? इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, गुड और सर्विस का मतलब प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। तो देखो, मतलब कैसा है, जैसे एक पेन तुम मान लो 5 साल पहले 5 रुपया में खरीदा था, अभी खरीदा तो उसी सेम पेन 10 रुपया में खरीदा, तो पेन का प्राइस लेवल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया है? इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये बताओ, पैसा के हिसाब से हम लोग सोचेंगे तो 5 साल पहले 10 रुपये में तुम क्योंकि एक पेन 2 पेन खरीदे थे, क्योंकि 5 रुपया था उसका कॉस्ट था। अभी तुम जब वो सेम पेन खरीदने गया था, वही सेम 10 रुपया लेके, तो तुमको एक ही पेन मिला, क्योंकि अभी उसका कॉस्ट जो है 5 से 10 रुपया हो गया है। तो यानी इसका कहने का मतलब है 10 रुपये का 5 साल पहले वैल्यू, 10 रुपया का 10 रुपया से 5 साल पहले हम 2 पेन खरीद सकते थे। अभी 10 रुपया में वही सेम पेन एक ही खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये है 10 रुपये का परचेजिंग पावर जो था 5 साल पहले जो था, अभी उसका घट गया है ना, परचेजिंग पावर में घट घट गया है। तो ये हमेशा ये रिलेशन मतलब बहुत फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जरूर याद रखना कि इन्फ्लेशन होगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर जरूर घटेगा। तो ये हो रहा है, देखो, फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है। अब देखो मेजरमेंट में आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। देखो, इन इंडिया इट इज प्राइमरी मेजर बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन पूछेगा, which of the following index is used to measure जीडीपी इन इंडिया, सॉरी इन्फ्लेशन इन इंडिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। याद रखना पूछता है। अब देखो, हाई इन्फ्लेशन अगर हो जाएगा, ज्यादा मतलब मुद्रास्फीति हो गया, जनरल प्राइस लेवल ज्यादा बढ़ गया, तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर घट जाएगा। 10 रुपये में कंज्यूमर पहले 2 पेन खरीदा था, अब एक खरीद रहा है। तो जैसे मनी का वैल्यू भी घट गया, कंज्यूमर का परचेजिंग पावर भी घट गया। और अगर लो इन्फ्लेशन होगा, जिसको डिफ्लेशन कहते हैं, याद रखना, कई लोग गड़बड़ा मतलब उनका कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाता है। वो डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का विपरीत समझ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफ्लेशन भी इन्फ्लेशन ही है, लेकिन डिफ्लेशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन का लो मतलब इन्फ्लेशन बहुत लो रहेगा, बहुत कम रहेगा।
बहुत ज्यादा कम इन्फ्लेशन है तो हम डिफ्लेशन कह देंगे। डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का ऑपोजिट वर्ड नहीं है, ठीक है जी। तो देखो, इन्फ्लेशन हो गया यानी कंज्यूमर का परचेजिंग पावर घट गया। और अगर इन्फ्लेशन कम होगा, डिफ्लेशन होगा, तो तुम ये समझ जाना इकोनॉमिक स्टेगनेशन चल रहा है देश में। ये सब टर्म देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा, इकोनॉमिक स्टेगनेशन इंडिकेट्स लो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें तो दो ऑप्शन हो जा रहा है ऐसा, मतलब ऐसा पूछ देगा कि लो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो वहां पर समझना पड़ेगा कि भाई डिफ्लेशन यानी लो इन्फ्लेशन जो है दोनों उत्तर होगा, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। या तो ऐसे पूछ देगा, डिफ्लेशन इंडिकेट्स व्हिच इकोनॉमिक कंडीशन, तो आंसर क्या करना है, इकोनॉमिक स्टेगनेशन। तो तुम समझ जाना डिफ्लेशन मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम है, तो मतलब हम समझ सकते हैं इकोनॉमिक स्टेगनेशन कंडीशन चल रहा है। देखो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जरूरी भी होता है। हाई इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमिक हेल्थ, लेकिन लो इन्फ्लेशन यानी डिफ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना जरूरी होता है, याद रखना। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि इन्फ्लेशन को एक स्पेसिफिक टारगेट रेंज में रखा है 2 to 6%। कितना, ये देखो यहाँ पर 2 to 6%। ठीक है। आरबीआई, आरबीआई से याद एक चीज याद रखना, आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, बहुत पूछता है, 1935। कब, 1935। और आरबीआई का लोगो देखे हैं आप लोग, आरबीआई का लोगो में क्या रहता है, एक शेर रहता है, उसके ऊपर पान टी रहता है, पान ट्री रहता है ना। ये सब चीज आरबीआई में भी काफी कुछ डिस्कस करने लायक है, आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, अब आ जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये हमसे ज्यादा कौन जानता है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक टर्म से अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये जानना जरूरी है। ऐसे सिचुएशन जहां पर पीपुल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड ए जॉब। वो लोग चाहता है, उन लोग की इच्छा है काम करने का, उन लोग के पास एबिलिटी भी है, स्किल भी है, लेकिन वो जॉब नहीं ढूंढ पा रहा है। कहीं ना कहीं समाज ऐसा सिचुएशन में है कि स्किल्ड आदमी को भी जॉब नहीं दे पा रहा है। स्किल्ड आदमी कंट्री में होकर भी उसका फायदा कंट्री नहीं उठा पा रहा है। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इकोनॉमी को दर्शाता है, नेगेटिव इकोनॉमिक फैक्टर को दर्शाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। अब देखो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर करेंगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को ही वो करना जरूरी है, एस्टिमेट करना जरूरी है, इसलिए सरकार क्या करते हैं, सर्वे करते रहते हैं। और क्या, सर्वे को क्या कहते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। देखो, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, ये इंडिकेट करता है इकोनॉमिक वीकनेस को। ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो सोशल स्टेबल थोड़ी ना होगा, सोशल में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा। तो तुम समझ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट कोई मतलब, तो कोई भी देश में जैसे भारत ही मान लो, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स वीकनेस जरूर है। कितना भी हम लोग थर्ड इकोनॉमी सेकंड इकोनॉमी बन जाए, लेकिन इकोनॉमिक वीकनेस कहीं ना कहीं जरूर होगा। ह्यूमन कैपिटल का अंडर यूटिलाइजेशन जरूर होगा, सोशल इंस्टेबिलिटी होगा ही होगा। तो इसलिए ये सब फैक्टर को दर्शाता है अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, क्या रेट है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। ये इसलिए वो कुछ समय बाद बाद सर्वे करते रहते हैं, जिस सर्वे को क्या बोलते हैं, जिस सर्वे को हम बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस। बहुत क्वेश्चन में पूछता है, ऐसे पूछेगा, थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा, पीएलएफएस। ठीक है, पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखो स्ट्रक्चरल, ये देखो डिस्टिंग्विश। तो ये सर, ये दोनों टर्म याद रखना। स्किल मिसमैच करेंगे तो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तुमको गाना गाना बहुत अच्छा आता है, तुमको हम सिविल इंजीनियरिंग में लगा दिया। तुमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तुम बहुत स्ट्रांग हो, एआई वगैरह तुमको बहुत अच्छे से नॉलेज है, तुमको हम स्कूल में पढ़ाने को बोल दिया।
तो क्या स्किल एक है, काम और कुछ कर रहा है, स्किल मिसमैच जब हो जाएगा, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। और एग्रीकल्चर में बहुत देखा जाने वाला है क्या, मतलब देखा जाता है क्या, डिस डिस डिस्क्विस्ट, मतलब क्या है डिस्क्विस्ट, मतलब क्या है, दिखता नहीं है लेकिन है, अनएम्प्लॉयमेंट और मेजर इशूज इन इंडिया। ये दो जो है मेजर इशूज है इंडिया में। एक हो जाता है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट यानी स्किल मिसमैच, और एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये एग्रीकल्चर में देखे जाने वाला कौन सा एम्प्लॉयमेंट है, डिस्क्विज एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आ जाएंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल डेफिसिट में। कहाँ आ जाएंगे, फिजिकल डेफिसिट में। मतलब फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या होता है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है, ये राजकोषीय घाटा, डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टोटल रेवेन्यू। देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है, और टोटल, देखो ये देखो यहाँ पर है टोटल रेवेन्यू, मतलब उसको कितना पैसा आ रहा है, हम लोग जो टैक्स वगैरह दे रहे हैं उन ये सबसे कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर जितना आ रहा है यानी टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगा, तो बैलेंस्ड इकोनॉमी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सपेंडिचर जितना है उससे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डेवलप कंट्री में होता है ना। जितना हमारा खर्चा है उससे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो हम हमारे पास सरप्लस है, इसको बोलते हैं सरप्लस इकोनॉमी। और जो भारत में देखा जाता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जितना हमारा रेवेन्यू आता है उससे ज्यादा हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर होता है, तो इसी को कह देते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में ना आ जाएगा जी, जितना एक्सपेंडिचर उससे कम रेवेन्यू है, जितना एक्सपेंडिचर हम लोग को करना है उतना रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है राजकोष में, तो ये राजकोषीय घाटा कहलाएंगे, है ना, फिजिकल डेफिसिट। तो ये पर क्वेश्चन ये बनेगा कि जितना एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो कहाँ से मैनेज होगा, उसके लिए सरकार क्या करता है, बोरोइंग्स, मतलब उधार लेते हैं। कहाँ से उधार लेते हैं, कई सारा जो फिनेंशियल लेंडर है, बैंक वगैरह से, यहाँ से वो बोरोइंग करता है, उधार लेता है। उसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा उधार लेके बोरोइंग करके जो जो राजकोषीय घाटा था यानी जितना रेवेन्यू हुआ था और जितना एक्सपेंडिचर करना था, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा करना था, जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करना था उतना अमाउंट बोरोइंग करके मैनेज किया, ठीक है। और इसी बोरोइंग ही मतलब आगे जाके क्या होता है, हर साल इनको पेमेंट करना पड़ता है, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझो कि जितना एक्सपेंडिचर करना है उतना रेवेन्यू उससे कम है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बोरोइंग के थ्रू लेते हैं। और एक्सपेंडिचर जितना है और टोटल रेवेन्यू जितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को फिजिकल डेफिसिट कैसे कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंस जितना होगा उतना बोरोइंग होगा, यानी फिजिकल डेफिसिट जितना होगा उतना बोरोइंग होगा, यानी फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग को दर्शाता है। किसी देश का फिजिकल डेफिसिट के बारे में तुमको पता चल जाएगा, यानी तुमको पता चल जाएगा कि इस देश को कितना बोरो करना है। फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होना अच्छा है, कम होना अच्छा है, बिल्कुल कम होना अच्छा है ना। तो ये सब बातें हो जाता है। अब देखो जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, ये सब चीज होता है। अब देखो ये जो जो मैं बता रहा था, फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कितना बोरोइंग करना है कौन मतलब वो हम लोग को कहाँ से आइडिया मिलता है फिजिकल डेफिसिट से। अगर फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है, हाई है ना, तो तुमको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा तो बहुत ज्यादा डेब्ट यानी ऋण लेना पड़ेगा, है ना। और ऋण ऐसे थोड़ी ना कोई देगा, जहां से भी ऋण लेगा वहां पर इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना है, पोटेंशियली क्राउडिंग आउट रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर वर्क, ये कोई अच्छी बात नहीं होगा। क्यों, हमारा देश का मान लो फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो सरकार को ऋण बहुत ज्यादा लेना पड़ रहा है, इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। मान लो 3 साल में वो 3 साल के लिए वो लोन लिया, तो इस साल का फिजिकल डिफिसिट के हिसाब से
जितना भी पैसा कम हो रहा था उसका बोरोइंग किया, और ऐसा किया कि मतलब 3 साल बाद 3 साल के लिए ऋण ले लिया। अब अगला साल जब आएगा, फिर फिस्कल डेफिसिट होगा, फिर दोबारा बोरोइंग्स करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होगा। इस साल का इंटरेस्ट तो चल रहा है, दूसरा नेक्स्ट ईयर में और इंटरेस्ट बढ़ गया, तो ऐसे इंटरेस्ट साल मतलब ईयर आफ्टर ईयर बढ़ते जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इतना सारा डेब्ट होगा, ऋण होगा, इतना सारा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारा फ्यूचर के लिए क्या बचेगा? ठीक है ना? तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो रिसोर्स चाहिए होगा, वो हम अवेलेबल नहीं कर पाएंगे। इतना ऋण रहेगा तो फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए होगा, वो हम लोग का मतलब वो हम लोग कहीं ना कहीं खो रहे हैं, क्योंकि हमारा देश में फिजिकल डिफिसिट कंटिन्यू होते जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पोटेंशियली क्राउडिंग आउट, यानी दूर कर रहा है। क्या दूर कर रहा है? रिसोर्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ये कोई मतलब ये अच्छा नहीं हो रहा है हमारे देश के लिए, समझना होगा। अब देखो करंट अकाउंट डिफिसिट, करंट अकाउंट डिफिसिट ये एक कॉन्सेप्ट है। ये सब का कॉन्सेप्ट को समझते रहो थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? ये हमारा कोर्स नहीं तो वीडियो का 2 वीडियो हम बना रहे हैं फंडामेंटल इकोनॉमिक्स में। ये 2 वीडियो देखना बहुत जरूरी है उन लोग के लिए जो मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किए हैं, कि थोड़ा बहुत जो कॉमन टर्म है वो सब के बारे में प्रिलिमिनरी आइडिया मिल जाए, ताकि और कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे और कुछ कहीं से पढ़ोगे थोड़ा बहुत, तो एक बेसिस कॉन्सेप्ट रहेगा तो भी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अचानक से पढ़ना, कहीं एमसीक्यू करोगे, कहीं पे बुक में पढ़ने जाओगे तो दिक्कत होता है। इसलिए बेसिस कॉन्सेप्ट ये सब थोड़ा बहुत क्लियर करना जरूरी हो जाता है। देखो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हो जाता है, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंट्री एक्सपोर्ट्स, और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इट इम्पोर्ट्स, इन दोनों के डिफरेंस। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वैल्यू में डिफरेंस मतलब क्या है? तो एक्सपोर्ट, जो भी गुड जो भी सर्विस हमने एक्सपोर्ट किया, उसका मॉनेटरी वैल्यू, और जो भी गुड सर्विस हमने इंपोर्ट किया, उसका मॉनेटरी वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। वो ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है? बिल्कुल, नाम से ही देखो ना, करंट अकाउंट डेफिसिट बोल रहे हैं तो डेफिसिट, एक तो फिजिकल डिविजन हम लोग देखे ही हैं कितना गड़बड़ किया, अभी ये भी एक और डिफिसिट है, तो ये बढ़ना थोड़ी ना अच्छा होगा, ये कम रहना चाहिए। तो अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, लार्ज अगर करंट अकाउंट डिफिसिट हो जाए तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि कंट्री स्पेंडिंग मोर देन इट अर्न्स, जितना गुड गुड सर्विस इंपोर्ट करके खर्चा कर रहा है वो ज्यादा हो रहा है जितना गुड सर्विस वो एक्सपोर्ट करके अर्न कर रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से एक एक वर्ड को सुनिएगा, ठीक है? दोबारा सुनिएगा पीछे करके वीडियो, अगर समझ में नहीं आया तो इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, लार्ज सीड का मतलब ये बन जाता है, मतलब करंट अकाउंट डिफिसिट ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये है, जो गुड सर्विस जो भी है वो इनपुट करने के दौरान जो खर्चा हो रहा है वो काफी ज्यादा है। किसके हिसाब से? गुड सर्विस एक्सपोर्ट करके जो अर्निंग हो रहा है उसके हिसाब से इंपोर्ट करके खर्चा ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, डिफिसिट ज्यादा हो रहा है ना? तो इसका मतलब ये अच्छी बात नहीं होता है। सीएडी कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सीएडी अगर ज्यादा हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं पुटिंग प्रेशर ऑन इट्स करेंसी, करेंसी में जरूर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, अब चौथे नंबर में देखेंगे, ये हमारा चौथा टॉपिक है। 3 टॉपिक कवर हो गया, आज 2 टॉपिक कवर करने पड़ा तो उसका पहला टॉपिक कवर हो गया, की इकोनॉमिक इंडिकेटर कवर हो गया। अभी लास्ट चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, करंट इकोनॉमिक इशूज क्या क्या चल रहा है हमारा भारत में। सबसे पहले ये बात याद रखना, हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो डायनामिक इकोनॉमी है। ठीक है, कैसा इकोनॉमी है इंडिया का? डायनामिक इकोनॉमी है। एमसीक्यू पूछता है, कॉन्स्टेंटली फेसिंग चैलेंजेस, चैलेंजेस तो है ही, अंडरगोइंग डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट भी करता जा रहा है, इसलिए इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बड़का जो प्रॉब्लम है, हाई इन्फ्लेशन,
हाई इन्फ्लेशन भारत का एक बहुत बड़ा इशू है। देखो, हम लोग का जो ऑयल है, ऑयल उसका प्राइसेस बढ़ता जा रहा है। हमारा भारत में इतना ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होता है। हम लोग को ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ता है ईरान वगैरह से। ऑयल हम लोग को, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, इम्पोर्ट। ठीक है जी। ऑयल हमारा प्रोडक्शन नहीं है, हम लोग बाहर से ईरान वगैरह से ऑयल का सप्लाई हमारे पास आता है। ठीक है। और ग्लोबल फैक्टर क्यों है ये? क्योंकि ग्लोबल लेवल में विदेश से हम ऑयल ले रहे हैं और वो ऑयल का प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को क्या हो रहा है, सरकार भी अ, सरकार भी क्या करेगा, उसको ज़्यादा पैसे में खरीदना पड़ रहा है तो पब्लिक से भी ज़्यादा पैसा लेगा वो। तो क्या हो रहा है, ऑयल का प्राइसेस बढ़ता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं हुआ? सप्लाई चेन डिसरप्शन, बीच में मिडिल मैन आ गया, तो इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं हुआ? राइजिंग फूड प्राइसेस, फूड का प्राइसेस बढ़ रहा है। 1 किलो चावल का पहले अगर 20 रुपये में खरीदते थे तो आप 40 रुपये में खरीदोगे, क्योंकि एडवर्स वेदर कंडीशन है, डिमांड रोबस्ट है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है ना हमारा। इंडिया का पॉपुलेशन देखोगे तो यहाँ पर ग्रोथ रेट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी बढ़ी हुई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ग्रोथ रेट कम है। तो क्वेश्चन पूछता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग बट एब्सोल्यूट पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ी हुई है ना जनता। एक दो बच्चा पैदा करेगा तो भी तो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। हाँ, हालांकि ग्रोथ रेट खरीद मतलब ग्रोथ रेट कम हुआ है, बर्थ रेट कम हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन ऑलरेडी ऑलरेडी जो इतना पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है उसका क्या हो, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। तो ये सब दिक्कत है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भाई खाना के लिए डिमांड भी बढ़ेगा। और उधर एडवर्स वेदर कंडीशन है, लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है ये जानने के लिए पिछला वीडियो देखिए, पार्ट 1। ठीक है। तो एग्रीकल्चर, छोटे मोटे फार्मर है, वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, तो करना नहीं चाह रहा है। तो भाई अल्टीमेटली क्या होगा, फूड फूड प्राइसेस बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखो इम्पैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन हो गया तो इरोड्स कंज्यूमर परचेसिंग पावर। और इन्फ्लेशन हो गया मतलब मनी का परचेसिंग पावर बढ़ गया, घट गया। 10 रुपए में पहले 2 पेन खरीदते थे, अब एक पेन खरीदोगे तो लोग क्या हो जाएगा, लोगों का परचेसिंग पावर घट जाएगा। इफेक्ट सेविंग, तो सेविंग थोड़ी ना कर पाएगा, चीजों का कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा तो सेविंग आदमी कहाँ से करेगा? और इसी का फायदा उठाएगा कौन, आरबीआई। कैसे? अब लोगों के पास पैसा है नहीं, वो सेविंग कर नहीं पा रहा है, तो बैंक में पैसा का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। लोग सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक में पैसा का कमी होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक क्या चाहेगा कि कहीं से पैसा मिल जाए मेरे को। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा भाई मैं तुमको पैसा दूंगा, पैसा ले लो, लोन ले लो। और ऐसी सिचुएशन में बैंक भी क्या करेगा, लोन ले लेगा, मजबूरी है ना उसका। इस टाइम आरबीआई क्या कर देगा, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, और मैं बैंक मजबूरी में ज्यादा रेट से आरबीआई से पैसा लेगा। वहीं अगर इन्फ्लेशन नहीं रहेगा, डिफ्लेशन रहेगा, तो उतना इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहेगा। तो क्या लोगों के पास पैसे का अवेलेबिलिटी रहेगा, लोग सेविंग्स कर पाएगा, बैंक में रखेगा, बैंक के पास ऑलरेडी पैसा अवेलेबल है। तो बैंक के और किसी को पैसा का जरूरत नहीं है। आरबीआई बोलेगा तो भी बैंक पैसा नहीं लेना चाहेगा। तब आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। ठीक है भाई, कम ही इंटरेस्ट दे दो, पैसा लो मेरे से। तब इंटरेस्ट रेट आरबीआई घटा देता है। लेकिन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन में क्या होगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। देखो प्रॉम्प्ट्स, इसका इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता, मतलब इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, आरबीआई क्या कर देगा, रेज इंटरेस्ट रेट, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। समझ में आया? इस बेसिक से समझना चाहिए जी। अब देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट का देख लेते हैं क्या है, चैलेंज क्या है एम्प्लॉयमेंट में। देखो, क्रिएटिंग इनफ क्वालिटी जॉब्स फॉर लार्ज यंग वर्कफोर्स, है ना। तो क्वालिटी जॉब्स का क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन एक तो ज़्यादा है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा यूथ है। कौन है? यूथ है। तो इतना लार्ज यंग जो वर्क फोर्स है, इनको क्वालिटी जॉब देना इतना आसान बात थोड़ी होता है। दूसरी बात ये है, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ भले ही हो रहा है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर सर्विस सेक्टर में, ठीक है, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, सर्विस सेक्टर को छोड़ेंगे
तो सफिशिएंट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है। कारण क्या है? स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच मतलब जिसको जो काम आता है उसको वो काम ना करा के दूसरा काम कराना। जिस और स्किल मिसमैच कौन सा इकोनॉमी का अंडर में आता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है ना? तो स्किल मिसमैच ये दिक्कत हो जाता है। रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में उतना नहीं हो पा रहा है तो भी लोग एग्रीकल्चर में ही फोकस्ड है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ यानी एग्रीकल्चर मतलब क्या है? पार्ट 1 देखना समझ में आएगा। एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में लोग घुसे हुए हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर ग्रोथ यानी सेकेंडरी सेक्टर, इसमें उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, स्लो ग्रोथ। और इम्पोर्टेड ऑटोमेशन, मशीन वगैरह, एडवांस मशीन वगैरह आ गया, एआई वगैरह आते जा रहा है, तो अब मशीन ही काम कर रहे हैं तो लोगों का जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेशन के कारण भी एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ऑटोमेशन के कारण। और मैन्युफैक्चरिंग में लोग इंटरेस्टेड होता तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट होता, वहां पर भी लोग उतना शो मतलब इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है। लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर में फंसे हुए हैं। 40%, अब 45 से 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में फंसा हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फोकस होना चाहिए था। ऐसा सिचुएशन है। अब देखो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर में क्या संकट है? यहाँ पर एग्रीकल्चर मानसून में डिपेंड करता है। मानसून मतलब मानसून पहले आ गया, लेट में आया तो क्रॉप भी खराब हो जाता है। मतलब फार्मर्स को क्रॉप का प्राइसेस सही तरीके से नहीं मिलता, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं है, इंडेप्टेडनेस मतलब ऋण ले लेते हैं जो छोटे मोटे स्मॉल मार्जिनल फार्मर है। फार्मर का क्लासिफिकेशन में पार्ट 1 में बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूर ध्यान से देख लेना। तो इंडेप्टेडनेस यानी क्या है? मतलब ऋण ले लेता है छोटे मोटे फार्मर, फिर ऋण लेके फिर खेती बाड़ी करता है। फिर क्या हो जाता है? बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, मानसून सही से नहीं हुआ तो फसल खराब जाता है, पैसा आता नहीं। फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं पता है? ऋण तो ले रखा है, लेकिन ऋण को, उधार को वो मतलब क्लियर नहीं कर पाता है। अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाके सुइसाइड कर लेता है कई सारा फार्मर्स हमारा इंडिया में। बहुत बुरी बात होता है ना? इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा होता है एग्रीकल्चर में। ये सब एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस होता है। क्या सब सोल्यूशन कर सकते हैं? सरकार कर भी रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा दिया है कि भाई फसल खराब भी हो जाएगा तो इतना तो तुमको दे देंगे, तुम थोड़ा सर्वाइव कर जाओ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर लोग को मिलता है। फार्मर लोन वेवर, वेवर मतलब मुको, यानी फार्मर लोन लिया है, उसका मतलब प्रोडक्शन नहीं मिला है तो कोई नहीं, उसका लोन मुकुब है, लोन देना नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, ये अच्छी बात है। और क्योंकि देखो एग्रीकल्चर भी तो जरूरी है ना, एग्रीकल्चर छोड़ दो नहीं सकते, फिर क्या खाएंगे हम, है ना? एग्रीकल्चर के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स को सपोर्ट करना जरूरी होता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सही है। प्रमोशन ऑफ एग्रोबेस इंडस्ट्री, अच्छा हाँ देखो, एग्रोबेस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो रॉ मटेरियल के तौर पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेगा, तो फार्मर को एक अच्छा मतलब मौका मिलेगा कि भाई प्रोडक्शन करेंगे तो इंडस्ट्री वाले हैं वो ले जाएगा, अच्छा पैसा अच्छा पैसा इनकम होगा। तो ये अच्छी बात है। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में क्या चल रहा है? देखो चैलेंज क्या है? गैप्स इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में देखोगे कई जगह में रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, एनर्जी, ये सब उतना डेवलप नहीं है, ये चैलेंज है। गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसको, ये गैप को मेंटेन करना चाहिए। ये सब चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सही रहेगा, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट यानी बंदरगाह और एनर्जी वगैरह सही सही रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक्स को बूस्ट करेगा। ये बिजनेस करना आसान बना देगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट उतना नहीं रहेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट घट जाएगा, तो ये अच्छा रहेगा ना जी। पोवर्टी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है हमारा भारत में। हमारा भारत स्टैनले के रिपोर्ट के अनुसार तीसरा इकोनॉमी बनते जा रहा है। मतलब ये उम्मीद है कि 2028 तक तीसरा बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर पोवर्टी इनइक्वालिटी जैसा नेगेटिव इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हावी है यहाँ पर। देखो
सिग्निफिकेंट परसेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फेसिंग पॉवर्टी, वो तो हम लोग को दिखता ही है, पॉवर्टी कितना ज्यादा है अभी। और देखो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कितना राइज हो रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ? अनइवन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं हुआ सारा देश में, अनइवन डेवलपमेंट हुआ है। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, सबको सबको नहीं मिलता है सही एजुकेशन, सही हेल्थ केयर। हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, फॉर्मल सेक्टर में उतना नहीं है, ये भी एक कारण है। ठीक है, ये सब दिक्कत हो जाता है हमारा, जिससे क्या होता है, इनइक्वलिटी बढ़ जाता है सोसाइटी में। अब देखो, अब जो डिस्कस करेंगे एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक में एनपीए देखो, ये देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए किसको बोलता है पता है? बैंक, जैसे मान लो बैंक किसी को लोन दे दिया, वो भाई साहब क्या किया, लोन तो ले लिया है लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो भी नहीं भर पा रहा है, उसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको भी वापस नहीं दे पा रहा। तो अब इस सिचुएशन में बैंक का क्या होगा? बैंक जो ऋण दिया है उस आदमी को, उससे ना कोई उसको प्रॉफिट हो रहा है, और तो और क्या हो गया है, बैंक का पैसा वहां पर फंसा हुआ है। ऐसे लोन को बैंक बैंक में क्या बोला जाता है? बैड लोन। और इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये अच्छा है कि बुरा है जी? ये बहुत बुरा है, क्योंकि ऐसे कई सारा ऐसे बैड लोन बैंक के पास हो जाएगा। मतलब बैंक का सारा पैसा तो लोन वाले लोग ले लिया, लेकिन वो वापस नहीं दे रहा है, ना तो बैंक को कुछ इनकम हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, बैंक के पास फिनेंशियल स्कार्सिटी हो जा रहा है, पैसे का कमी हो जा रहा है बैंक के पास। तो बैंक देवलिया होने का चांस बन जा रहा है यहाँ पे। तो देखो, बैंक होल्ड से लार्ज अमाउंट ऑफ बैंक लोन्स, ये सब चैलेंज में आ जाता है। अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ बैड लोन यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ले लिया तो एक चैलेंज होगा ना जी। इससे क्या होगा, लैंडिंग कैपेसिटी बैंक का घट जाएगा, उसके बाद खुद के पास पैसा नहीं, दूसरे को क्या लैंड करेगा, और ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ जाएगा बैंक का। सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, यहाँ पर ये दो सोल्यूशन जरूर याद रखना। कुछ कुछ रिफॉर्म्स अपनाना चाहिए बैंक को, जैसे आईबीसी हो गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड, और रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक। रिकैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है? अ, पुनर्पंजीकरण, पुनः पंजीकरण। तो ये सब हो जाएगा। प्रोटेक्टिव मेजर्स, ये सब बैंक को अपनाना चाहिए। कैसा कैसा प्रोटेक्टिव मेजर? आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी, और रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। अब देखो, क्लाइमेट चेंज और सस्टेबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। कैसे? अगर देखो इंडिया का क्या है, ये बहुत ज्यादा vulnerable है। किसके प्रति vulnerable है? इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक्सट्रीम वेदर इवेंट है इंडिया में, कई साल में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कब बारिश ही नहीं होता, ड्रॉट कंडीशन हो जाता है। कई साल में बहुत ज्यादा गर्मी, कई साल में गर्मी कम। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो है ये इंडिया में बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। और इंडिया में और एक प्रॉब्लम है, ये है प्रदूषण। इसलिए क्या है, कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से सोर्स छोड़कर हम लोग को ग्रीन एनर्जी में ज्यादा फोकस करना है। ग्रीन एनर्जी मतलब वही सब एनर्जी जो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, ज्यादा नुकसान ग्रीन एनर्जी नहीं पहुंचाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेस्ड ऊर्जा ऊर्जा जो भी है, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी, ये सब जो ग्रीन एनर्जी कहलाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब में ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है? तो इंडिया को क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए एनर्जी को, और ट्रांजिशन कहाँ कहाँ करना चाहिए? ग्रीन को। ठीक है, इंडिया हाईली vulnerable to the impacts of climate change and it needs to balance energy transition with green growth। और क्या करना चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी में ध्यान देना चाहिए, और इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हो रहा है वो इन्वायरमेंटल बेटरमेंट के लिए हो रहा है, उस उन सब में पार्टिसिपेट करना जरूरी हो जाता है। अब डिस्कस करेंगे जियो पॉलिटिकल फैक्टर यानी भू राजनीतिक कारक। देखो, कई देशों में ट्रेड वॉर चलते रहते हैं,
ट्रेड वार मतलब उससे हम व्यापार नहीं करेंगे, उससे हम व्यापार नहीं करेंगे, ऐसे जो भेदभाव चलते रहते हैं। अभी देखोगे, सुनने में आया होगा, अमेरिका क्या कर दिया है, टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, अब भारत भारत के लिए दिक्कत हो गया अमेरिका के साथ ट्रेड वगैरह करना। तो ये सब हो जाता है, ट्रेड वार में आ जाता है। जो ग्लोबल फैक्टर है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, सप्लाई चेन सही से नहीं होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह इम्पेक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को, नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। क्या क्या चीज नेगेटिव इम्पेक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को, ग्लोबल ट्रेड वॉर्स वो नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी। तो क्या करना चाहिए, हम लोग को सेल्फ रिलायंस पे ध्यान देना चाहिए। अपना जो जो एसेंशियल चीजें हम खुद ही बना लेंगे, यानी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सब में फोकस करना चाहिए। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। अब अमेरिका टैरिफ लगा दिया, सही है, दूसरे से कर लेंगे। एक कोई एक पाथवे में मतलब उस एक कोई देश को पकड़ के, या एक कोई ट्रेड रूट को पकड़ के हम लोग को नहीं बैठे रहना चाहिए। ट्रेड में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एक में नुकसान हो रहा है तो दूसरा पकड़ना चाहिए। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जो मतलब ये जो जो भी कंट्रीज है जहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है भारत का, अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना हुआ है ट्रेड के मामले में, उसको और अच्छा बनाना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। क्योंकि वो हमारे इकोनॉमी के लिए अ, अच्छा होगा, क्योंकि ट्रेड अच्छे से होगा, अच्छे तरीके से होगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे इकोनॉमी को डेवलप करेगा। तो ये है सब, मतलब रिमीडियल मेजर्स, जो भी जियो पोलिटिकल नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी में, वो सब हम कैसे दूर कर सकते हैं, सेल्फ रिलायंस के माध्यम से, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से, और क्या करके, स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये सब हो जाता है इम्पोर्टेंट जियो पोलिटिकल फैक्टर। तो हम लोग अभी तक 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी का। पार्ट 1 में 2 डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में और 2 डिस्कस कर दिए। तो यहाँ पर फंडामेंटल इकोनॉमी खत्म हो जाता है। थोड़े दिन बाद हम लोग लाएंगे इकोनॉमिक्स का पूरा फुल सीरीज लाएंगे, जहाँ पर डिटेल में एक एक टॉपिक में गहराई में डिस्कशन होगा, और इकोनॉमिक और ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसके लिए हमारा जीके भंडार यूट्यूब चैनल में स्टे ट्यून्ड रहना, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जीके भंडार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। इस वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना। और एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट में उसका जवाब देना सब लोग। अभी 2025 में राइस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी क्या चल रहा है? अभी 2025 में राइस का मिनिमम सपोर्ट, खरीफ में कह लो, खरीफ में, अभी खरीफ सीजन चल रहा है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने जारी कर दिया। तो अभी राइस का कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।